बिल्कुल। करेंगे इसको। हाँ स्टार्ट। आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? यस। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, पिछली बार का सेमिनार रहा था कि इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म कैसे करना है, क्या बातें बोलनी है, क्या होता है। एक हमने मेन लाइन देखी थी कि आइडियली क्या होना चाहिए, और फिर उससे हर पर्सन के हिसाब से थोड़ा सा डेविएशन था कि किसे क्या करना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है प्री इंटरव्यू स्ट्रेस। मतलब वो स्ट्रेस जो हमें इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले होता है, हमें फियर भी होता है थोड़ा सा इंटरव्यू का, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। आज हम 3 बातों को कवर करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस को लेकर की एक चीज होती है कि स्ट्रेस हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। अक्सर जब हम जनरल यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर, या हम जो जनरल कुछ फीडबैक भी लेते हैं, वो हमें जनरल लगता है, ना कि हमारे खुद को लेकर स्पेसिफिक लगता है। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करने की कोशिश की, पर्सनैलिटी टाइप्स भी लिए। तो स्ट्रेस को लेकर के 2 अच्छे कोट्स हैं, उनके साथ में शुरू करते हैं। विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, वन ऑफ द फाउंडर भी माने जाते हैं साइकोलॉजी के। उन्होंने कहा है कि जो सबसे अच्छा वेपन है लोगों का स्ट्रेस के खिलाफ, वो है कि हम एक चीज की सोच को बदल के दूसरी चीज भी सोच सकते हैं। पर उसी के अगेंस्ट में रॉबर्ट सेपल्स्की, अभी एक बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस जो है वो माइंड का स्टेट नहीं है, उसे हम मेजर कर सकते कितना है, वो खतरनाक भी है, पर इंसानों को उसका स्विच ऑफ करने का तरीका नहीं मिलता। मतलब एक तरफ विलियम जेम्स कह रहे हैं कि हम अपनी एबिलिटी को स्विच कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास में एक स्विच है। दूसरी तरफ रॉबर्ट सेपल्स्की कह रहे हैं कि हमारे पास में स्विच नहीं भी है। तो वाकई में स्ट्रेस होता क्या है और प्री इंटरव्यू स्ट्रेस क्या होता है, आज हम इसके बारे में अच्छे से थोड़ा जानेंगे, और फिर देखेंगे कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, और हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो डर, डर आता है इरेशनल फियर से। अच्छा, फियर, डर आता कहां से? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डरना है? तो मुझे ऐसे पता चलेगा कि मुझे डरना है जब मुझे कोई ऐसी चीज दिखेगी जो अनप्रेडिक्टेबल हो, अननोन हो, और अनसेफ हो। अननोन मतलब जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। अननोन तो ऐसे हो गया कि इंटरव्यू है, मान लो आपने मॉक इंटरव्यू दिया। आप मॉक इंटरव्यू क्यों देते हो? ताकि आप इंटरव्यू प्रोसेस से फेमिलियर हो जाओ, पर फिर भी फाइनल इंटरव्यू जैसा तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा अननोन रहता है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आपको ये भी लगता है कि इंटरव्यू कैसे जाएगा कैसा नहीं जाएगा, तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो वहां भी थोड़ा सा एक फियर रहता है। और फिर अनसेफ, अनसेफ कहीं ना कहीं फियर की कैटेगरी में ही फॉल होता है। अनसेफ जो रिस्पॉन्स है ना, वो आप इसको लॉजिकली ना सोच करके सबकॉन्शियस लेवल पे सोचो कि जब आप अनसेफ फील करते हो तो अपने कुछ बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस होती है। मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी बताया डिटेल में कि क्या बॉडी लैंग्वेज होती है। थोड़ा सा बॉडी क्लोज हो जाती है, हाथ पैर क्लोज होता है, हम स्टिफ हो जाती है हमारी बॉडी, तो वो बताता है कि हम अनसेफ एनवायरनमेंट हो। तो वो एक बेसिक डेफिनेशन होती है फियर की। पर जो मेन रीजन है जो आपकी इंटरव्यू को, मतलब जो आपको डरा रहा है इंटरव्यू को लेके, वो है कि अगर मान लो आपकी परफॉर्मेंस बुरी भी हो गई तो कितनी बुरी होगी ये आपको नहीं पता है। आपको डर किस बात का लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस बुरी हो सकती है, और आपको ये नहीं पता होता है कि परफॉर्मेंस कितनी बुरी होती है। तो इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि कितनी बुरी होती है। तो इंटरव्यू के कुछ दिन पहले क्या होता है कि आपने जो पहले इंटरव्यू दिए, मान लो कि आपने पहले भी आरएस आईएएस के इंटरव्यूज दिए हो, उनकी मेमोरी जो होती है, मान लो अच्छे गए या बुरे गए, वो मेमोरी आपकी ऊपर आने लगती है। उसके अलावा आपकी खुद से एक सेल्फ एक्सपेक्टेशन होती है, वो आने लगती है। तीसरा होता है कि आपके पास में एक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि आप गलत कहाँ हो रहे हो। मान लो कि आपके आपके साथ मॉक हुए, मॉक में आपको एक एवरेज सा रिव्यू मिला, क्योंकि मॉक में जनरली सबको एवरेज रिव्यू ही मिलता है, पर फिर भी हम देखते हैं मार्क्स में काफी डिफरेंस आ जाता है आगे जाके। या आपने पहले जो इंटरव्यूज दिए उसमें आपने देखा कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, पर आपको एक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, या कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीकियां नहीं पता है कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। तो वो एक रीजन होता है। और दूसरा होता है कि कई बार नींद भी नहीं आती ना अच्छे से, और ओवर थिंकिंग भी हम करने लग जाते हैं। ये 4 चीजें होती है जो जनरली लोगों के साथ में होती है इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले। तो अभी हम फियर को देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपके पास में क्लियर रीजन होना चाहिए खुद से, जो आपने एक्सपेक्ट करा है कि मैं इंटरव्यू में ऐसा ऐसा परफॉर्म करूं, उसको लेकर के एक क्लियर रीजन होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी सोचा है आप इंटरव्यू में करने वाले हो, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले से ये मान लूं कि मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा ही जाएगा, बिना खुद को कोई ठोस वजह दिए,
तो ऐसे में मेरे अंदर की जो फियर और एंजाइटी है ना, भले ही मैं खुद को कितना भी मना लूं, मैं इंटरव्यू जब देने जाऊंगा, मैं वहां पर जब बैठाऊंगा तो अपने आप मेरे अंदर थोड़ी सी फियर और एंजाइटी झलक जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। आप इंटरव्यू प्रोसेस को छोटी छोटी चीजों में तोड़ सकते हो। मतलब कि 20 मिनट का इंटरव्यू है तो आप इसको 2-2 मिनटों में तोड़ दो, या फिर आप इसको एज अ एक फ्लो समझो कि जनरल फ्लो क्या होता है। इंटरव्यू जब आप दे रहे हो तो आपसे क्या सवाल उठ सकता है, आप अपने मॉक एनालाइज करो कि आपसे मॉक में किस ऑर्डर में सवाल पूछे गए थे, और आप एक बेसिक फॉर्म तैयार करो कि हाँ मेरे से ये पैरामीटर्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसा मेरा इंटरव्यू चल सकता है। और जब आप उसको भागों में तोड़ लोगे ना तो आपका दिमाग एकदम ऑर्गेनाइज वे में अब इंटरव्यू को देखने लगेगा। अब आपका दिमाग अनऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, और उसे ऑर्गेनाइज वे में पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। जैसे ही आपका दिमाग प्रिडिक्टेबल होता है ना, प्रिडिक्टेबल होती है का बहुत सारा डर खत्म हो जाता है। आप में से बहुत लोग इस चीज को नहीं करते क्योंकि ये करना मुश्किल होता है। हम में से बहुत सारे जने यूट्यूब पे जाकर वीडियोस देख लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। हम ज्यादातर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो पूछने में ज्यादा बिजी रहेंगे, सिवाय इसके कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी टास्क होता है, ऐसा नहीं होता है कि इजी होता है। पर अगर आप ये करोगे, इंटरव्यू को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके एनालाइज करोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, इंटरव्यू को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखने लगोगे, आपका इंटरव्यू अपने आप अच्छा जाएगा। और मान लो ऐसा होता है कि आपने हाफ डिसाइड किए, पहले 5 मिनट का एक हाफ, दूसरे 5 मिनट का हाफ, ऐसे आपने हाफ डिसाइड किए, तो अगर कोई एक आध हाफ गलत भी चला जाता है तो दूसरे हाफ में आपके पास में कवर करने का मौका है, जो आपने कुछ छोटी मोटी गलतियां भी करी हो। ठीक है। दूसरी चीज है, अपने जो आपने पुराने इंटरव्यू दिए ना, उन्हें आप एक नेगेटिव तरह से मत समझो, आप उनको एक पॉजिटिव लाइट में देखो। वो कैसे होगा ये पॉइंट ना मैं आगे समझाऊंगा अच्छे से। तीसरा जो मैंने अभी बताया कि आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक्स के बारे में देखना है और आपको कैसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। तो ये सब चीजें हैं, यही मैंने 3-4 पॉइंट्स में कवर करी है कि आप यहाँ पर कैसे इस चीज को अच्छे से कर सकते हो। मैं इसके बारे में आगे और भी डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने इसको बस फियर से रिलेटेड ही रखा है और सॉल्यूशंस को मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। एक बोनस बात बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटा एनालिसिस करके होता है। मेटा एनालिसिस में क्या होता है ना, हम बहुत सारी स्टडीज को लेते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इफेक्ट है। तो एक मेटा एनालिसिस हुआ था बहुत अच्छा, 2018 में हुआ है, कि इंटरव्यू परफॉर्मेंस और इंटरव्यू एंजाइटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मतलब इंटरव्यू एंजाइटी जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाती है घटाती है। तो जो को रिलेशन है, को रिलेशन एक टर्म होती है, वो -0.19 का है, जो मीडियम एवरेज को रिलेशन माना जाता है। और कैलकुलेशन के बाद ये पता चला कि ऑन एन एवरेज आपके 7 मार्क्स 7.38 मार्क्स कम हो सकते हैं 100 में से, अगर आपकी एक एवरेज एंजाइटी या एवरेज इंटरव्यू एंजाइटी है। तो जितने भी आपके मार्क्स आ सकते थे उससे 7.38 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। हाँ, अगर हम इसे और थोड़ा आरएस के हिसाब से एडजस्ट करें तो लगभग 6-6.5 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा ये 9 नंबर तक भी जा सकता है, और कम से कम 3-4 नंबर का, क्योंकि हल्की सी एंजाइटी तो रहती है। अब इसे कम भी कर सकते हैं, वो आगे मैं और पर्सनैलिटी टाइप्स में बताऊंगा। ठीक है। अब आता है पर्सनैलिटी टाइप और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा, एक चीज इंटरव्यू स्ट्रेस को लेकर के थोड़ा सा समझो कि इंटरव्यू स्ट्रेस कहने को तो जनरल होता है बहुत ज्यादा, मतलब फील सब लोगों को होता है, पर हर किसी को अलग अलग फील होता है। मतलब कि स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स, जो हम स्ट्रेस को रिस्पॉन्स देते हैं ना, कि हम कितने ज्यादा एंशियस हैं, वो रिस्पॉन्स डिपेंड करते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या रहे, हमारी जीन्स कैसे हैं, हम जब पेट में थे तब कैसा एनवायरनमेंट था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, ब्रेन की बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और इसी वजह से हम सब में एक अलग अलग चेंजेस आता है जैसे हम स्ट्रेस को देखते हैं। पर इन जनरल मैंने 4 पर्सनैलिटी टाइप्स बनाई हैं, स्पेशली बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप ये समझ सको कि आप इनमें से किस पर्सनैलिटी टाइप में फॉल करते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक में फॉल करो ही करो, ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 पर्सनैलिटी टाइप के बीच में हो, या 1-2 का मिक्स हो, या 1 और 4 का मिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। पर मैंने जनरल वे में 4 पर्सनैलिटी टाइप्स बनाई है, तो अभी आप इनके बारे में अच्छे से समझना। अच्छा, बिग 5 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिग 5 क्या होता है। बिग 5 एक पर्सनैलिटी को मेजर करने का तरीका होता है साइकोलॉजी में। जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तो बिग 5 क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे, लगभग 120 क्वेश्चंस का एक टेस्ट टाइप होता है, बहुत सिंपल टेस्ट। हो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या दोस्त आसानी से बना लेते हो, तो उसमें 5 रिस्पॉन्सेज भरने होते हैं कि आप डिसएग्री करते हो कि नहीं बना पाता, एवरेज कि हाँ बना भी लेता हूँ नहीं बना पाता, अच्छा कि हाँ आराम से बना लेता हूँ, और बहुत अच्छा कि हाँ। तो ऐसे 5 रिस्पॉन्सेज भरने होते हैं, मतलब 5 में से कोई भी एक रिस्पॉन्स। 120 क्वेश्चन हो, सिंपल। आप 20 मिनट्स में टेस्ट को भर सकते हैं, बस हाँ थोड़ी सी कंडीशन है जिनके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे भरेंगे।
तो अभी हम पर्सनैलिटी टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया टाइप 1। अच्छा, बिग 5 के अंदर 5 ऐसे भाग होते हैं जो पर्सनैलिटी टाइप देखने के लिए मेन होते हैं। 5 में से 3 इंटरव्यू के अंदर इतना ज्यादा यूज नहीं होते, तो मैंने उनको नहीं लिया है, मैंने उसमें से 2 ही लिए हैं। सबसे पहला होता है ओपननेस और दूसरा होता है एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। ओपननेस का मतलब ये होता है, ओपननेस शब्द से ही थोड़ा सा आप समझिए कि ओपननेस का मतलब हो गया कि आप नए खुले विचारों के कितने हैं। जनरली जिनकी ओपननेस कम होती है वो थोड़े से कंजर्वेटिव्स होते हैं, कंजर्वेटिव या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। क्रिएटिव कम होते हैं, ट्रेडिशनल ज्यादा होते हैं। हाई ओपननेस का मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। जनरली आप आईएएस के अंदर ओपननेस, हाँ ओपननेस हमारी इंटेलिजेंस को ही बताती है, तो हाई ओपननेस जिनकी होती है वो थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, तभी तो वो इतने सारे अलग अलग तरीके सोच पा रहे किसी काम को करने के। दूसरा हो गया एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन, आपने एक्सट्रोवर्ट सुना होगा, अगर आपने थोड़ी साइकोलॉजी का नॉलेज है तो एक्सट्रोवर्ट सुना होगा, पर एक्स्ट्रावर्जन थोड़ा सा अलग होता है। एक्स्ट्रावर्जन के अंदर ये भी एक उसके अंदर चीज मेजर होती है कि आप अपनी बात को कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं, और एक्स्ट्रावर्जन के अंदर आप सोशल सिचुएशंस को कितना अच्छे से हैंडल करते हैं वो भी आता है। तो अपन लेते हैं सबसे पहले टाइप 1 पर्सनैलिटी, ठीक है। अगर अभी तक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बिग 5 क्या होता है। बिग 5 का मतलब 5 ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी बताएंगे, और वैसे तो काफी सारी पर्सनैलिटीज बन सकती है, पर अभी अपन सिर्फ ओपननेस और एक्स्ट्रावर्जन के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहला होगी हाई ओपननेस, हाई एक्स्ट्रावर्जन। अच्छा, पर्सनैलिटी टाइप के अंदर आपको 100 में से परसेंटाइल स्कोर मिलता है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब हो गया, मान लो आपकी 79 है ओपननेस और किसी की 30 है, तो अगर 100 लोग एक रूम में हैं तो ओपननेस के अंदर आपकी 79th रैंक आएगी, मतलब ऊपर से, तो आप उसको 22 रैंक समझ सकते हो, और जो 30th पे उसकी आएगी 70 पीछे से। ऐसे आप समझ सकते हो कि ये होता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और ऐसे मेजर होता है, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 वाले लोग हैं, अच्छा अच्छा, आप इसको मेजर कैसे कर सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है? ऑनलाइन आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, 123test.com/big5 personality test, मैं बताऊंगा अभी प्रेजेंटेशन के बाद आप कहाँ से इसको दे सकते हो। तो वहां से आप अपने ट्रेड्स पता लगा सकते हो, ठीक है। फ्री में होता है वो, उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहला होता है टाइप 1, हाई ओपननेस, हाई एक्स्ट्रावर्जन। हाई ओपननेस, हाई एक्स्ट्रावर्जन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि एक आइडियल आईएएस के अंदर और एक आइडियल आरएस के अंदर देखा जाता है। कम इस तरह के कम लोग होते हैं, पर जो होते हैं उनके इंटरव्यू में अक्सर ज्यादा मार्क्स रहते हैं। अच्छा, इनकी पॉजिटिव बातें क्या होती है? पॉजिटिव बातें ये होती है कि इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर होती है, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा वर्जन ज्यादा है। दूसरी चीज, इनकी एक्सप्लेनेशन क्रिएटिव भी होती है, बोलने का तरीका और जो आंसर बता रहे हैं वो भी अच्छा होता है, तो मजा आता है आंसर सुन के, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये सोशली डोमिनेटिंग होते हैं। जब भी ये मान लो किसी शादी में भी गए, लोगों से मिलने गए, या कोई भी ऐसी सोशल इंटरेक्शन की सिचुएशन है, तो उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो इनको क्या, इंटरव्यू का इतना ज्यादा डर भी नहीं होता, इनको वो इरेशनल फियर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि रातों की नींद उड़ रही है, या फिर बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है, पसीने आ रहे हैं, दिमागी रूप से बहुत ज्यादा टेंशन में, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है, बात करना पसंद है, इनको मजा आता है लोगों के साथ बात करके। और एक हो गया कि इनके अंदर की एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, आंसर क्लियर होते हैं, और इनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एक आइडियल हो गया ना हाई। अच्छा, मैंने हाई ओपननेस और हाई एक्स्ट्रावर्जन लिया। हाई ओपननेस को मैं बोलूंगा 80 परसेंटाइल से ऊपर, हाई ओपननेस भी बोलूंगा 80 परसेंटाइल से ऊपर। तो ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग अगर अपन रैंडम पॉपुलेशन से उठाए ना, तो मुश्किल से 1% के आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम होता है। 1% से भी कम होते हैं, मैं 1% भी ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। पर इन लोगों को, अगर आप टाइप 1 में से हो, तो आपको केयरफुल रहने की कहाँ जरूरत है? आपको अननेसेसरी लंबा आंसर नहीं देना है। ये लोग अननेसेसरी आंसर को थोड़ा लंबा भी कर देते हैं। जहां पर आपको 1 वर्ड आंसर देने की जरूरत है, वहां पर 1 वर्ड ही देना। अच्छा, मैं पर्सनैलिटी टाइप्स बता क्यों रहा हूँ? ताकि आप खुद को किसी पर्सनैलिटी टाइप के डायमेंशन में देख सको, ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सके कि क्या रीजन है आपके स्ट्रेस होने का, ठीक है। ये लोग टाइप 1 जो पर्सनैलिटी होती है, इंटरव्यू में थोड़ी सी एरोगेंट लग सकती है कि ये थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी सी पैसिव होने की जरूरत है। मतलब कि आप थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ग्रेटिट्यूड वाले वे के अंदर अप्रोच कर सकते हैं इंटरव्यू को। जब आप एंटर करते हैं तो स्माइल के साथ एंटर करें, सबको नमस्ते बोले, वो सब मैंने मेरी पिछली वीडियो में कवर किया, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। फिर इनके साथ में एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि ये रिजेक्शन को हार्ट पे ले सकते हैं, कि मान लो इंटरव्यू से रिजेक्ट हुए, या
फाइनल रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया तो काफ़ी बुरा महसूस कर सकते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छे होते हैं कई सारी चीज़ों में, तो जब थोड़ा सा गलत होता है तो हार्ट पे ले सकते हैं। तो हार्ट पे लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को ज़्यादा, कई चीज़ों के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, तो हार्ट पे ना ले ज़्यादा। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो उसी वक्त अगर क्वेश्चन उठा तो आंसर तो अच्छा देंगे, पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग गए तो वो भी थोड़ा सा गलत हो सकता है, वहाँ पर ध्यान रखना। फिर हो गया टाइप 2। अच्छा, आप थोड़ा सा, जब मैं ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर्सनैलिटी बता रहा हूँ तो थोड़ा सा लिखते भी चल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में रख के चल रहे हैं कि आपको क्या लगता है आप किधर फॉल हो रहे हैं। फिर हो गया टाइप 2 पर्सनैलिटी, लो ओपननेस हाई एक्स्ट्रावर्जन। जनरली अगर रिसर्चेस में देखा गया था कि जो लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं वो जनरली लो ओपननेस और हाई एक्स्ट्रावर्जन के अंदर फॉल करते हैं। तो अगर आप इनके आंसर्स देखोगे तो आंसर क्लियर होते हैं, आंसर सॉर्टेड आउट होते हैं, पर आंसर बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं। मतलब आंसर अच्छे होते हैं, मैं वो नहीं बोला कि आंसर कैसे होते हैं, पर आंसर में वो क्रिएटिवनेस कम होती है एज कम्पेयर टू टाइप 1 जो लोग होते हैं। दूसरी चीज हो गई सोशली डोमिनेटिंग होते हैं, पर थोड़े से अपनी अप्रोच के अंदर कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या, थोड़े से शाय हो सकते हैं, या कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि अपनी अप्रोच को थोड़ा सा ज्यादा खुलने नहीं देंगे। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो आप एवरेज को ज्यादा प्रिफर करोगे, सिवाय कि आप रिस्क लो और आप टॉप पर जाओ। या रिस्क लेने का मतलब ये भी है कि थोड़ा बॉटम भी जा सकते हो। जो टाइप 1 है वो रिस्क ले सकता है अच्छे से। फिर हो गया ये केयरफुली मेंटेन करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं। और कई सारी चीजें हैं, आप कपड़े के पहनावे से आप देख सकते हैं, सॉन्ग किस तरह के सुनते हैं, सॉन्ग चॉइसेस से आप देख सकते हैं। और अगर मैंने काफी लोगों का जो देखा है मॉक, उसमें भी मैं कुछ गैस कर सकता हूँ कि किसकी क्या पर्सनल टाइप होती है, पर वो मैं करूंगा नहीं, किसी को भी किसी बॉक्स में मैं नहीं डालना चाहता अनटिल अनलेस कोई खुद इंटरव्यू वो पर्सनैलिटी टेस्ट देके मुझे रिजल्ट होता है। फिर हो गया कि जो प्रॉब्लम होती है उसको लेके बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब जो इनके आंसर होंगे ना वो प्रैक्टिकल आंसर होंगे, और ये जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है उनको एक इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हाई ओपननेस अगर हमारी होती है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, हमें लगता है कि इस आंसर के, इस क्वेश्चन के इतने सारे आंसर्स हो सकते हैं तो हम क्या दें, थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है। लो ओपननेस के साथ में ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सारी चीजें थोड़ी सी रिलेटिव चल रही है ना यहाँ पे, कुछ भी स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बस ऐसा होता ही होता है, रिलेटिव चल रहा है, एक दूसरी पर्सनैलिटी टाइप के रिलेटिव चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इन टाइप वाले लोगों को केयरफुल रहने की कहाँ जरूरत है कि इनके आंसर ना थोड़े से बोरिंग हो सकता है, ठीक है, बोरिंग आंसर हो सकते हैं, और थोड़े से आंसर में एक्शन थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, जो सोशल एक्शन है वो थोड़े ज्यादा लग सकते हैं। तो वहां पर इनको थोड़ा सा अगर लगता है कि क्रिएटिव आंसर बना सकते हैं कुछ चीजों के, तो आंसर क्रिएटिव करने की कोशिश करें, थोड़ा स्पेसिफिक्स पे जाने की कोशिश करें सिवाय जनरल के, उससे थोड़े से मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। अच्छा, आंसर रिपीटेटिव हो सकते हैं, आंसर रिपीट हो सकते हैं, वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है अलग अलग तरह से, तो वहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हो गया कि अगर कोई बहुत क्रिएटिव आंसर है, अच्छा लो ओपननेस का मतलब है 20% से कम, तो अगर मान लो कि बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है कि अच्छा आंसर ना आ पाए, या उस आंसर में इतना वो मजा नहीं है कि हम आंसर में पूरे मार्क्स दें, अच्छे मार्क्स दें और थोड़े से शर्मीले हो सकता है, जो मैंने पहले ही बताया, तो उसका ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ, लो और हाई तो मैंने बता दिया, मॉडरेट भी होता है ना, तो मॉडरेट को मैंने इसलिए कवर नहीं किया है कि ताकि आप पर्सनैलिटी टाइप्स में देख सके ना कि आप टाइप 1 और टाइप 2 के थोड़ा सा बीच में है, टाइप 2 की तरफ ज्यादा, टाइप 1 की तरफ ज्यादा है, ये कैसे हैं उसको आप खुद असेस कर सकें, इसलिए मैंने मॉडरेट को नहीं लिया। फिर हो गया टाइप 3, हाई ओपननेस लो एक्स्ट्रावर्जन, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लोग, आर्टिस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, जिन्हें पेंटिंग वगैरह करना पसंद है, गाने गाना पसंद है, लिटरेचर पढ़ना पसंद है, और क्रिएटिव वे में पढ़ना पसंद है, तो इस तरह के लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आंसर अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और एक एफिशिएंट आंसर मिलता है, मतलब उस आंसर के अंदर एक एक्शन और समझ का मेल होता है, तो एक एफिशिएंट आंसर मिलता है।
दूसरा हो गया कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जानने की बहुत ज्यादा इच्छुकता होती है इनके अंदर, नई नई चीजें पढ़ने की, नई नई चीजें जानने की, लोगों से भी फीडबैक मांगते हैं कि कैसा रहा हमारा। वैसे जिनकी हाई ओपननेस होती है ना, वही मांगते हैं। लो एक्स्ट्रावर्जन के अंदर इनके अंदर इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। फिर हो गया कि आर्टिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं, और इनके अंदर जो किसी की इमोशंस को समझने की शैली होती है ना, वो भी अच्छी होती है, और ये किसी भी काम को अच्छे से कर भी सकते हैं, क्योंकि हाई ओपननेस से इन्हें पता रहता है कि इनके पास में क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, पर इनको केयरफुल रहने की कहाँ जरूरत है। अच्छा, इस पर्सनैलिटी के साथ में थोड़ा केयरफुल आपको रहने की ज्यादा जरूरत होती है। एक तो कि आपको थोड़ा इमोशनल नर्वसनेस ज्यादा हो सकती है इंटरव्यू के दौरान। मान लो आंसर गलत चला गया, तो इसका कारण क्या होता है पता है? इसका कारण ये होता है कि एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है, इसका एक छोटा सा सब पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है अपने आंसर में कितने क्लियर है। जिन लोगों का एक्स्ट्रा वर्जन हाई होता है ना, उनका आंसर बहुत ज्यादा क्लियर होता है। आप इंटरव्यू देखना, मॉक आप देखना, काफी सारे ऑनलाइन, आपको पता चलेगा जिनकी ग्रामर बहुत ज्यादा क्लियर है, ये बहुत ज्यादा भागम भाग में आंसर नहीं दे रहे जो, तो उनकी एक्स्ट्रा वर्जन हाई है। पर हाई ओपननेस वालों के साथ में क्या होता है, उनकी एक्स्ट्रा वर्जन टाइप 3 के अंदर क्या थोड़ी लो हो गई ना, तो इस वजह से क्या है कि वो इमोशनली थोड़ा सा नर्वस फील कर सकते हैं। उन्हें आंसर तो आता है, पर उस समय पे उनको उसमें शब्द कम पड़ जाएंगे, अरे हम इस आंसर को बताए कैसे, हम एक्सप्रेस कैसे करें, तो वो नर्वसनेस हो सकता है। दूसरी चीज, वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। मान लो आंसर आ भी गया, पर ऐसा आंसर दे सकते हैं जो इररेलेवेंट है, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं ना, शब्दों की थोड़ी सी कमी है, नर्वसनेस हो गई है, तो इररेलेवेंट आंसर देने से बचें। तीसरा हो गया कि जो एक्सप्लेनेशन हो सकती है आपकी, ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा क्लियर ना हो, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, एक्स्ट्रा वर्जन कम होने की वजह से, और थोड़ा सा एंशियस महसूस कर सकते हैं इंटरव्यू देते वक्त, थोड़ा सा आपको एंजाइटी महसूस हो सकती है। उसका खास ध्यान रखें, जो टाइप थी पर्सनैलिटी, हाई ओपननेस और लो एक्स्ट्रावर्जन वाली, क्योंकि लो एक्स्ट्रावर्जन है तो लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, पर हाई ओपननेस है तो सोचते ज्यादा है, इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा क्यूरियस है। मैंने इसमें 3 चीजें नहीं ली है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, दूसरा एग्रीएबलनेस, तीसरा न्यूरोटिसिज्म। कॉन्शियसनेस क्योंकि जो लोग इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं उनका हायर ही होगा, क्योंकि बहुत काफी सारे लोगों के अंदर से सेलेक्ट हुए हैं, तो अपने काम को लेकर के परिपक्व और काम तो टाइम पे करते हैं, तो कॉन्शियसनेस उनकी हाई रहती है, मॉडरेट टू हाई रहती है। न्यूरोटिसिज्म और अग्रीएबलनेस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ, क्योंकि न्यूरोटिसिज्म होता है, न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि नेगेटिव इमोशंस को आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो। तो जिनकी पर्सनैलिटी में हाई होता है ना न्यूरोटिसिज्म, वो मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, पर बता रहा हूँ कि हाई होता है ना न्यूरोटिसिज्म, तो आपको ना नेगेटिव ज्यादा फीलिंग आ सकती है इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले, आप बहुत ज्यादा नर्वस हो सकते हो। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसका मैं। ये जो न्यूरोटिसिज्म को नापते हैं ना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनता है जो कि ऐसा होता है, और एक बेल कर्व का शेप लेता है, तो इसमें लड़कियां थोड़ी सी लड़कों से ज्यादा हायर एंड पर रहती है। तो अगर आप इसको एग्जाम के जस्ट पहले की एंजाइटी या जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, अगर आप उसको जेंडर डिफरेंसेस देखोगे कि क्या फर्क आता है लड़के और लड़कियों में थोड़ा, तो आपको दिखेगा कि नर्वसनेस में थोड़ा सा फर्क आता है, लड़कियों की न्यूरोटिसिज्म हो सकता है थोड़ी सी हाई रहती है। तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को इफेक्ट कर सकता है। तो वहां पर कुछ चीजें करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। वो है कि आपको अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी हो जाता है। वो मैं आगे सॉल्यूशन में अच्छे से समझाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक टाइप 4 होती है जो मैंने इसमें नहीं ली है। टाइप 4 होती है जिसकी ओपननेस भी कम है और जिस तरह एक्स्ट्रा वर्जन भी कम है। अगर अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे, मतलब अगर हम इंटरव्यू के अंदर, आईएएस इंटरव्यूज के अंदर भी और आरएस इंटरव्यूज के अंदर भी उन लोगों को साइड करेंगे जिनके लोअर 10-20 परसेंटाइल में मार्क्स रहे, और फिर उनके बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स नापेंगे, तो हमें ओपननेस भी लो मिलेगी, बहुत ज्यादा लाइकलीहुड है, और एक्स्ट्रा वर्जन भी लो मिलेगा, इसका लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? एक तो ओपननेस आपकी कम है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी कम है, इसका मतलब जो आपको पढ़ाया आपने हमेशा उसी पर ध्यान दिया, ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक्स्ट्रा वर्जन का तो मतलब आपने लोगों से भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, अपनी बात को भी ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पाए, तो एक कहते हैं ना, वही करते रहे जो कि सोसाइटी ने हमसे बोला कि आपको ये करना है, और अपने खुद के डिसीजंस बहुत ज्यादा नहीं बना पाए। तो मैंने इस वजह से टाइप 4 लिया नहीं है, क्योंकि टाइप 4 की मेरे को ना बहुत ज्यादा
खास बातें मिल नहीं रही थी कि मैं इनके बारे में क्या खास बात बताऊं। पर हाँ, अगर किसी को भी ये लगता है टाइप 4 उनकी पर्सनैलिटी, अगर वो बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं 123test.com से, तो उस सिचुएशन में आप मेरे से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ट्रैक थोड़ी सी ज़्यादा प्रोन रहती है कि उनके मार्क्स थोड़े से कट सकते हैं ज़्यादा, या उनको नर्वसनेस भी ज़्यादा होती है, या इंटरव्यू के दौरान उनके साथ में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। फिर आता है विन विन सिचुएशन। अभी हमने बात करी स्ट्रेस के रिलेटेड कि पर्सनैलिटी टाइप्स क्या रहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे स्ट्रेस को अलग अलग लोग देखते हैं अलग अलग नजरिए से, ठीक है। अब आता है विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है? हम जो इंसान होते हैं ना, हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस को लेकर के बायस्ड हैं। मतलब जो चीज हमें अच्छा महसूस कराती है ना, हम वही करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एवोल्यूशन में काफी सालों से वो करने का इतना ज्यादा मौका मिलता नहीं था। आपको पता है शुगर और फैट से रिच जो फूड होता है ना, हमें बहुत ज्यादा खाने को नहीं मिलता। तो हमारी टेस्ट बड उनको ज्यादा ज्यादा चाहती है कि हम ज्यादा ज्यादा शुगरी और फैट फूड्स खाएं, फैट से रिच फूड। तो इसी वजह से हम उनको एडिक्ट हो जाते हैं, उनको रिलेटेड उनसे हमको एडिक्शन हो जाता है। वैसे ही इंटरव्यू के अंदर भी जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो भी चाहते हैं कि आपका वो जब इंटरव्यू ले तो उन्हें पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपकी इंटरव्यू की शुरुआत बढ़िया होगी, ये मान लो कुछ भी ऐसा होता है, पर आप इंटरव्यू में कोशिश करेंगे ना कि आप खुद कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली एक ऐसा एटीट्यूड बना सकते हैं अपने आसपास कि आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता। मतलब चलिए एक सिचुएशन देता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर आरएस के अंदर एक एक्स्ट्रा पेपर, रिटर्न पेपर मिल जाए, पर इंटरव्यू हटा दे, मतलब आपके पास में ऑप्शन है या तो आप इंटरव्यू को चूज कर लो या रिटर्न पेपर को चूज कर लो, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग रिटर्न पेपर को चूज करेंगे इंटरव्यू के ऊपर, या आप खुद किसे चूज करेंगे? सोच के देखिए। तो एक चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए कि जब हम खुद ही इंटरव्यू को चूज नहीं कर रहे हैं रिटर्न पेपर के ऊपर, या हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कर रहे हैं, और हम इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं तो उसे एक बर्डन समझ रहे हैं, तो हम उसे उसमें पॉजिटिव सिचुएशन कैसे क्रिएट कर पाएंगे? अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आप करना ही नहीं चाहते, तो आप उसमें पॉजिटिविटी कैसे लाओगे खुद के अंदर भी और बाकी लोगों के अंदर भी? तो एक चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटरव्यू को लेकर के आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। सबसे पहला कि इंटरव्यू निकल जाए, इस वर्ड का आप यूज करना बंद कर दें। कोशिश करें कि आपको इस वर्ड का यूज नहीं करना है। लोगों के साथ में फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठे हैं तो अपने घर वालों को कह रहे हैं कि बस इंटरव्यू निकल जाए एक बार, या अपने कलीग्स को कह रहे हैं कि इंटरव्यू निकल जाए। ये निकल जाए शब्द का यूज मत कीजिए, क्योंकि निकल जाए का क्या अर्थ होता है कि इसको आप एज अ बर्डन ले रहे हैं। इसकी जगह पे आप ऐसे वर्ड्स का यूज कीजिए जो आपको एक्साइटेड करते हैं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मेरा इंटरव्यू आने वाला है, या मैं बहुत ही खुश हूं कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है, मैं सेलेक्ट हुआ। तो ऐसी चीज क्या होगी, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे खुद के साथ भी और सारे लोगों के बीच में भी। तो वो आप लोगों के बीच की एक जो टेंशन है ना, उसको खत्म करेगा। एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। विन विन सिचुएशन क्या होती है उसका मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होती है ये। तो 1433 बीसी में पेनोलोपियन वॉर हुआ था। कोरिनाथ और क्रोयारा के बीच में। ये एंशियंट ग्रीस की सिटीज है। तो एथेंस करके एक सिटी थी, जिसको भी एथेंस का सपोर्ट मिल जाता ना, दोनों में से वो जीत जाता। तो कोरिनाथ का एक मेंबर गया एथेंस के पार्लियामेंट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कोरियारा का भी गया। तो कोरिनाथ के मेंबर ने बोला कि ऐसा है, ये बात सच है कि हमने एथेंस का आज से पहले कभी सपोर्ट नहीं किया और ना ही हम कर पाए, और हमारी दुश्मनी भी रही है। पर अगर इस वॉर में एथेंस हमको ऐसे सपोर्ट करता है तो हम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई के रूप में साबित होंगे। एथेंस के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है फार्मिंग से रिलेटेड, या एथेंस को जो भी सप्लाई चाहिए, जो कोरिनाथ की जो नेवी थी वो स्ट्रांग थी,
तो उन्होंने बोला अगर एथेंस को आगे वॉर में स्पार्टन्स के खिलाफ वॉर के अंदर अगर जरूरत पड़ती है नेवी की तो हम देंगे। फिर गया, बस इतनी सी छोटी सी स्पीच दी, वो भी उसमें भी इतना ज्यादा दम नहीं था, कोरिनाथ ने दी थी। फिर गया कोरियारा। अब कोरियारा ने स्पीच शुरू करी, बड़ी बड़ी अपनी और एथेंस की दोस्ती की बातें करी कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, कैसे कोरियारा ने एथेंस के लिए कितना कुछ किया है, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें करी है। और लास्ट में ये बोला कि अब समय आ गया है कि एथेंस भी कोरियारा के लिए कुछ करे, तो एथेंस का ये एथेंस की ड्यूटी बन जाती है कि वो उन्हें सपोर्ट करे। पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि भाई किसको सपोर्ट किया जाए, कोरियारा को किया जाए, कोरिनाथ को किया जाए। रिजल्ट क्या निकला, कोरिनाथ को सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी सोशल इंटरेक्शन होता है ना, वो वन वे नहीं होता है। सोशल इंटरेक्शन वन वे नहीं होता है, सोशल इंटरेक्शन टू वे होता है। आपको भी कुछ जीतना है और आपको सामने वाले को भी कुछ जिताना है, तो वो विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, अब अगर आपको एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है ना, तो वहां पे आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो कैसा होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इंटरव्यू के अंदर जब आप इंटरव्यू शुरू करें ना, जब एंटर करते हैं तो स्माइल के साथ में करें। सामने वालों को मजा आना चाहिए कि आप इतने समय से इंटरव्यू के लिए ही तैयारी कर रहे थे। मतलब जब आप बाहर भी बैठे थे तो आप यही सोच रहे थे कि कब मेरा इंटरव्यू है और कब मैं सब लोगों को बताऊं कि मेरे अंदर क्या खास बात है, मैं कब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पर पर चीज क्या है ना कि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, बल्कि अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप थोड़े से एक्साइटमेंट में रहे। एक एक अपने अंदर एक पॉजिटिव है। आप खुद से सोचिए, जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, जब आप खुद से भी ये सवाल पूछें, आज रात को पूछना खुद से सवाल, या मेरा वीडियो देखने बाद पूछना कि अगर मुझे ऑप्शन मिलता है इंटरव्यू या रिटर्न पेपर तो मैं क्या चूज करता और मैं क्यों चूज करता। पर सत्य तो ये है कि आपको रिटर्न पेपर नहीं मिल सकता, मिलेगा तो इंटरव्यू ही। तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है और उसमें बहुत अच्छे से खुश रहना है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी समझना है कि जब आप वहां जा रहे हैं तो आपका मेन मोटिव क्या है, आपका मेन मकसद क्या है। मार्क्स लाना, मतलब एक फाइनल मोटिव कहता है ना कि हमारे फाइनल चीजें क्या, ठीक है ऊपर बहुत सारी चीजें है, पर हमारे मेन मोटिव तो यही है ना कि हमें मार्क्स मिले। मार्क्स हमें कौन देगा, जो सामने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो देंगे। अच्छा, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या है, वो क्या चाहते हैं। उनका मेन मोटिव है नौकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा पर्सन सेलेक्ट करना, ऐसा पर्सन जो हमारी ऐसा कहता है ना कि उन्होंने खुद ने भले ही काम ना किया हो इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव की फील्ड में, या उन्होंने खुद ने खुद की जिंदगी कैसे ही निकाली हो, पर जब वो किसी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे ना तो ऐसे ही इंसान चाहेंगे जो कि फील्ड में चेंज ला सके, जिसके अंदर वो वर्क एथिक दिखता हो। तो आपको ये भी समझना होगा कि उन लोगों की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज, वो इतने सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि इंटरव्यू एक बर्डन है। तो ऐसे में जब आप एक ऐसा माहौल बनाएंगे ना कि उनको आपके अंदर की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो अपने आप आपसे ज्यादा बात करेंगे। फिर उनको आपसे बात करके थकान महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब आप इंटरव्यू खत्म करके जा रहे हैं तो उसके जाने के बाद वो ऐसा बोलेंगे कि अरे ठीक है, ठीक ठाक इंटरव्यू था, हो गया, थक गए आज तो, लंच पे चलते हैं या लंच करेंगे आराम से बैठ के, या आज रात को बहुत थकान होगी। ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए उनके मुंह से। मजा आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि इस इंसान का हमने इंटरव्यू लिया, ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है आरएस के लिए। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं। ये हो गया। फिर अब हम आते हैं सोल्यूशंस पे, कि क्या सोल्यूशंस हैं जिससे आप प्री इंटरव्यू स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। अच्छा, हमने शुरू कैसे किया था, जो पूरी स्लाइड है हमने शुरू कैसे करी थी। हमने शुरू करी थी कि फियर क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से फियर आ सकता है। फिर हम आए पर्सनैलिटी टाइप्स पे, कि अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स वालों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप समझो, इंटरव्यू को और ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाओ। आप इंटरव्यू को प्रेडिक्टेबल कैसे बना सकते हो। फिर उसके बाद में हम आए कि विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है, उसकी जरूरत क्या है। विन विन सिचुएशन आप क्रिएट करोगे ना, आपका नर्वसनेस और स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। अब हम आए फाइनली क्या ऐसे सोल्यूशंस हैं जो आपकी प्री इंटरव्यू स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मतलब जितना है आपकी स्ट्रेस एंजाइटी, उसको कम तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि भाई बहुत ज्यादा कम कर दिया, मान लो वो तो पर्सन टू पर्सन रहता है, पर बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड किया गया, खासकर आप जितना ज्यादा क्लोज रह करके उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा होगा। बॉडी में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होगा। ये आपकी बॉडी के जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है,
मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्ट्रेस पर प्रेजेंटेशन दी थी, काफी बड़ी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन होता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन आपकी बॉडी में काफी ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं, काफी लंबे समय से काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड रह रहे हैं, तो इनके लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। उस मौके पर अगर आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अगर आपका सोशल कनेक्शन जितना अच्छा, चाहे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर, है ना, साइकोजेनिक डवार्फिज्म करके एक चीज होती है। अगर कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव फैमिली से आते हैं, जहाँ पर स्ट्रेस का माहौल बहुत ज्यादा है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर आप ये ज्यादातर चीजें देख सकते हैं, तो उनकी हाइट, उनकी बॉडी का कंपोजिशन, उनका बॉडी कंपोजिशन वगैरह बहुत ज्यादा अलग होता है। काफी ज्यादा ग्रोथ उनकी हैम्पर्ड हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं। पर जैसे ही वो उस माहौल से निकलते हैं और किसी और अच्छे माहौल में जाते हैं, तो उनकी बॉडी में अपने आप ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो ये चीज है जिसका आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर हो गया, 7 दिन पहले नॉर्मल खाना खाएं, और बहुत ज्यादा तेल वाला खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाला खाना भी ना खाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ना खाएं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कम खाएं, और अपने खाने के अंदर प्रोटीन और फाइबर रखें, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो और आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहे। और इसमें आप जो है ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स होता है। ट्रिप्टोफैन एक प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर का मतलब है सेरोटोनिन करके हार्मोन होता है जो बॉडी में बनाता है, तो उसका प्रीकर्सर मतलब ये ट्रिप्टोफैन ही कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में। ये गट के थ्रू ट्रेवल करता है आपके ब्रेन में। तो ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स होते हैं, मिल्क हो गया, चीज हो गई, एग हो गया, अगर आप थोड़ा सा नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो, अ, उसके अलावा काबुली चने हो गए, अ, दाल वगैरह हो गई, तो आप ये सब प्रीफर कर सकते हैं। ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स होते हैं। आप थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च करें, थोड़े से खुद की रिसर्च करें कि आप क्या खा सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर हो गया, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में आप एक कॉन्वर्जेशन करें ना, आपका इंटरव्यू कैसा भी जा रहा हो, पर आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पापा के साथ, अपनी मदर के साथ में उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी क्लोजनेस लाएं। भले कैसा भी होता है, पर आप एक क्लोजनेस लाएं। तो मैं कह रहा हूँ आपके साइकोलॉजी पर, जो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ना, उस पर काफी फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप अपनी मदर से क्लोज हैं, तो आप उनसे शेयर करें कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा सर की मालिश करवाएं। तो वो जो सोशल रिलेशनशिप होता है ना, वो आपके स्ट्रेस को काफी कम करेगा। आप करके देखना, फर्क पड़ेगा। और फाइनल हो गया कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। तो एटीट्यूड क्योंकि सब कुछ है, तो आपको ना सिचुएशन को पलटना आना चाहिए कि मुझे सिचुएशन कैसे पलटनी है मेरे फेवर में, कुछ गलत हो जाए तो भी। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सुबह सुबह जिनका इंटरव्यू होता है ना मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका इंटरव्यू होता है ना, तो ऐसा भी होता है जो फाइनल जो बैच में पर्सन है, लास्ट नंबर पे, 7th 8th नंबर पे, उनका इंटरव्यू छोटे टाइम का भी हो सकता है। तो उनको क्या पहले से एक नेगेटिव परसेप्शन दिमाग में बन जाता है कि यार मेरा तो इंटरव्यू कम टाइम का ही चलेगा। तो वो पहले से एक नेगेटिव, घुसते ही उनका एक दिमाग में नेगेटिव एटीट्यूड रह के एंटर करता है। उस मौके पर आपको ये सोचना है कि ये कम टाइम है, इस कम टाइम में मेरे पास में एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं आराम से अपनी बॉडी लैंग्वेज वगैरह के थ्रू, क्योंकि 8 मिनट के अंदर बहुत आसान है कि आप एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रख सको। मैं कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मैं ऐसे कौन से सेलेक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करूं, और ऐसी में क्या चीजें बोलूं टू द पॉइंट, कि सामने वालों के दिमाग में मेरी एक ऐसी इमेज बन जाए कि वो ये सोचने लगे थे कि यार इसका तो इंटरव्यू कम ही टाइम का लेना है क्योंकि हमारा लंच टाइम हो रहा है, पर ऐसी बातें बोल दी कि मजा आ गया, मतलब हमारी लंच को बढ़िया कर दिया। तो आप उस चीज को अपने खुद के फेवर में कैसे करते हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपके एटीट्यूड के ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है। जिनकी पर्सनैलिटी टाइप 2 या टाइप 2 है, जिनकी पर्सनैलिटी टाइप 2 है, लो ओपननेस वाली, तो वो थोड़ा ना इस चीज को फोकस करें कि क्या करना है। एक फाइनल चीज, एक फाइनल काउंसलिंग मेथड जो हमें मेरे को बताया था मेरे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के टीचर ने, एक प्लेनेट मेथड होता है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव कर सकते हो। क्या करो, सूरज बनाओ, ये सूरज के अंदर आप खुद का नाम लिखो, जो भी आपका नाम है, XYZ। फिर सारे प्लैनेट्स बनाओ, मरकरी, अर्थ, जुपिटर, वीनस, यूरेनस, जो जो भी होता है। फिर प्लूटो बनाओ सबसे लास्ट में। प्लूटो भी तो ड्वार्फ प्लैनेट ही कहा जाता है। तो प्लूटो पर ना आपको जो प्रॉब्लम्स है ना वो लिख डालो, स्ट्रेस और एंजाइटी।
और जो आपकी सबसे अच्छी बात है ना, एक एक बात, बहुत सारी नहीं, एक एक बात, वो लिखना शुरू करो मरकरी से जो सबसे पास में है, फिर लिखो अर्थ पे, फिर जो थर्ड नंबर प्लेनेट है, सॉरी जो सेकंड का था, जो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, ऐसे आप लिखना शुरू करो। अभी करना, ये जो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, उसके बाद करना, या अभी सेमिनार खत्म हो जाए उसके बाद करना, और मुझे बताना कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। 90% टाइम फर्क पड़ता ही पड़ता है। आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो आपसे दूर जा रही है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, पर आपको खुद को ये महसूस होगा कि आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, वो आपसे दूर हो जा रही है। फिर ये जो पूरा प्लानिटरी जो है, आप इसको कहीं लगा के रख सकते हैं, देख सकते हैं, या डेल मतलब वापस एक दोबारा एक बार बना सकते हैं, तो आपको अच्छा फील होगा। यही थे सॉल्यूशंस जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने बताए पर्सनैलिटी टाइप्स के अकॉर्डिंग वो आप में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये जरूरी नहीं है कि आप जरूर किसी एक एक पर्सनल टाइप में फिट ही हो, दो के बीच में भी हो सकते हैं आप, या तीन का मिक्सचर भी हो सकता है आप में, या चार का भी हो सकता है। तो ऐसा खुद को लेबल करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर हाँ, आप इस नजरिए से अगर सोचेंगे तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा। ठीक है। और सबको बिग थैंक यू कि आप सबने सेमिनार अटेंड किया, और अब हम लेंगे क्वेश्चंस। हेलो। पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क कैसे दिखता है? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट की तरह बिहेव करते हो। अच्छा, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें बताई है कि उनको स्पेसिफिकली क्या लगता है जिस वजह से वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट देखते हैं? वो जैसे हैंड मूवमेंट ज्यादा करते हो आप, हम्म। आंसर लंबे देते हो, और बस ऐसी कुछ चीजें थी, और ऐसा लगता है एरोगेंस है। तो आपको इंटरव्यू का थोड़ा फियर वगैरह होता है, या फिर एकदम एक्साइटेड रहते हो आप इंटरव्यू के लिए? मेरे को फियर तो नहीं होता, मैंने एक बार दिया हुआ इंटरव्यू, फियर तो कोई नहीं है। तो आप अगर पर्सनैलिटी टाइप जो मैंने बताया उसमें से अगर आप देखो तो आप खुद को किधर पाओगे, फर्स्ट में? मेरे को खुद जाके लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, पर अगर मेरे को कोई ऐसे मिलने की जरूरत है तो फिर मेरे को जाने जाकर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है, ओवर कॉन्फिडेंस कम आपका लगे, अ, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए ना, तो आप ना एक तो थैंक यू अच्छे से बोलना, मतलब सबको खड़े होके थैंक यू बोलना। सबको ये लगना चाहिए कि आप मतलब कि फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप रियली उस थैंक यू को मीन कर रहे हो। अच्छा, दूसरा होता है कि जब आप गुड मॉर्निंग वगैरह भी कहते हो, थोड़ा सा झुक के कहना, तो वो भी अच्छा लगेगा। फिर एक हो गया कि जब आप इंटरव्यू मतलब पर्सन टू पर्सन स्विच हो जाता है ना, कि आपसे पहले चेयरमैन सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर दूसरे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें आप मतलब थैंक यू सर कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज कह सकते हैं जो आपके अंदर का ग्रेटिट्यूड बताए कि आप कितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे हैं इन सब लोगों को इंटरव्यू देखे, तो वो अच्छा पॉइंट रहेगा। तो वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट है। और स्पेसिफिकली क्या है, तो आपने मेरे को शायद वीडियो भी भेजा है अपना, मैंने वो अ, किया नहीं एनालिसिस अच्छे से, क्योंकि मैं काफी बिजी रहा था बीच में, पर मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग क्वेश्चंस पूछे वन बाय वन, जो भी आपके सवाल सर नमस्ते। है। नमस्ते जयेश जी। सर अब जब इंटरव्यू पूरा होता है तो इंटरव्यू देने के बाद में जब बाहर आते हैं तो वो समय जो मेंटल सिचुएशंस जो रहती है, हम्म और लेकिन उससे पहले वो नहीं रहती है, फिर हमें लगता है कि शायद यही माइंड यदि वहाँ पे होता है तो हम बहुत अच्छा कर लेते हम्म हम्म, हम्म। बिल्कुल। इसका मैं हैं। तो सर
इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। जनरली जो ऐसी सिचुएशंस होती है जिनमें कि टेंशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, टेंशन मतलब दिमागी टेंशन नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशंस जहां पर ना हम थोड़ा सा टेंस महसूस कर रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं है, जो हम दोनों के लिए आप डेली लाइफ में फेस नहीं करते, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, आपका होम्योस्टैटिक बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जब होम्योस्टैटिक बैलेंस बिगड़ जाता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करके कुछ चीज होती है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस होती है, और पैरासिम्पैथेटिक करके कुछ चीज है। तो सिंपैथेटिक जब एक्टिव हो जाती है ना तो पैरासिम्पैथेटिक थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है। तो जब आप बाहर आते हैं ना तो आपकी सिंपैथेटिक तो इनएक्टिव हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक दोबारा एक्टिव हो जाती है। तो फिर जब आप बाहर आते हो तो बाहर आके सोचते हो कि मैं ऐसे ऐसे भी तो आंसर दे सकता था, ऐसे ऐसे भी तो कर सकता था, पर फिर वो मैंने क्यों नहीं किया, और जो मैंने आंसर दिया उनमें इतना मुझे अच्छा भी लगा। तो इसके लिए आप क्या करो ना, इसके लिए आपको आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम जहां भी आ रही है, मान लो आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड आ रही है, आपको स्ट्रेस से रिलेटेड आ रही है, तो एक तो जो मैंने आपको चीजें बताई आप वो जरूर करना। आप वो करोगे ना तो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा, ये सबकॉन्शियस मेमोरी इस चीज को लेकर के तैयार हो जाएगी कि किस तरह से अगर ऐसी इंटरव्यू वाली सिचुएशन भी आ जाती है ना तो उसमें आप शांत रहोगे। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना तो इंटरव्यू देते समय आप सोचने के लिए अपना टाइम ले सकते हो। मान लो कि आपको ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े स्ट्रेस्ड कम हो, पर ऐसा कुछ लंबे क्वेश्चन है जिनका आंसर लंबा हो सकता है, जिनका आंसर 1-1.5 मिनट का हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, आप टाइम मांग सकते हो सोचने का। जब आप सोचने का टाइम मांगोगे ना तो उतने टाइम में आप एकदम एक्टिव हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर क्या देना है, तो एकदम से आंसर आप देना शुरू ना करें। ये 2 चीजें हैं जो आप इंटरव्यू के दौरान कर सकते हो, जो कि आपको एक अच्छा आंसर फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेगी। अच्छा, एक और चीज कर सकते हो, मैंने बताया ना इंटरव्यू को तोड़ तोड़ के दे। अच्छा, जो अभी सेमिनार हो रहा है ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, तो अगर आप लोगों दोबारा इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं, ताकि आप पॉइंट्स नोट कर सके। अच्छा, इंटरव्यू को आप तोड़ तोड़ के नोटिस करना, अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लेना इंटरव्यू को। ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, आपकी सिंपैथेटिक मेमोरी के अंदर वो चीज फीड हो जाएगी, तो उस वक्त भी ना आपको इंटरव्यू के अंदर काफी हेल्प होगी। ये आप चीजें कर सकते हैं 3-4, जो कि आपको अच्छी हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू। और कुछ गुड आपको? इवनिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग विवेक जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो मेरी ऐसे नॉर्मली स्माइल करने की आदत नहीं है, मैं नॉर्मल फेस रहता है मेरा, हम्म ऐसे स्माइली फेस नहीं है कि लगातार ऐसे मैं स्माइल करता रहूं, या एक हम्म उस तरह का वो जेंटल स्माइल जैसे लोग बोलते हैं करते भी हैं, लेकिन मेरा वैसा नहीं, मेरा एक नॉर्मल फेस रहता है। विवेक जी दिखाओ, सही फेस तो दिखाओ, स्माइल है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप कैमरा ऑन करिए तो हम भी थोड़ा सा देख सकें कि कैसे स्माइल रहती है आपकी। हाँ मतलब इस तरह का फेस रहता है। हम्म। तो इसमें आप अब क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जनरल स्माइल करने की आदत नहीं है, पर आप ये चाहते हैं कि इंटरव्यूअर्स को ऐसा लगे कि आपने थोड़ा स्माइल करके दिया इंटरव्यू। तो जब आप इंट्रोडक्शन दे सॉरी जब आप गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी है, तो वो आप स्माइल के साथ में बोलें। आप अंदर एंटर हुए, आप सबको जब बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, स्माइल के साथ में बोले। और जब आप एग्जिट भी कर रहे हैं ना उस तो जब टाइम भी आप उस टाइम पे आप स्माइल के साथ में करें। अच्छा, इससे होगा क्या ना, आप एक वो बेस लाइन सेट कर दोगे कि फर्स्ट आप और फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन आपका बढ़िया हो जाएगा। तो जब बाद में आपका वो असेसमेंट कर रहे होंगे ना कि हंसमुख चेहरा था कि नहीं था, तो उसमें आपको थोड़े मार्क्स, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा उसमें, जितना कम था ना उससे ज्यादा आ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा सुझाव है सर, थैंक यू। फिर हाँ, और फिर एक आप ना, अगर आपको जरूरत पड़े जिसमें आपको स्माइल हो सकती है, मान लो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा जिले से रिलेटेड या कुछ ऐसा ही, बीच में थोड़ा सा जोक कर दें कुछ, तो उसमें भी आप थोड़ा सा हल्की सी स्माइल कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। सही है। ये छोटी छोटी चीजें लास्ट में एडअप हो जाएगी। तो नहीं नहीं, बहुत अच्छे सजेशन दिया आपने, फर्स्ट और लास्ट वाला, और ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, और पूछिए। आज वैसे भी काफी समय है, काफी सारे लोगों के सवाल ले सकते हैं, कम लोग भी हैं तो।
सर मेरा मेरा सवाल ड्रेस को लेकर के ही है। हाँ पूछिए। ड्रेस को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है कि जैसे ज़्यादातर लोग हैं जो अपने राजस्थान में नॉर्मली पैंट और शर्ट में जा रहे हैं, टाई वाई नहीं लगा रहे हैं या सूट में नहीं जा रहे हैं। तो अभी भी डिसीजन नहीं ले पाया हूँ मैं कि टाई लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो मुश्किल डिसीजन हो जा रहा है ये। हाँ, मान लो कि सवाल आ जाता है कि टाई क्यों पहनी है। सवाल का तो कोई नहीं सर, आंसर दे देंगे, लेकिन अपने आप को जैसे कभी पहना नहीं है ना, कभी पहना ही नहीं, आज तक नहीं पहना, तो फिर वो लग रहा है कि एक दिन के लिए क्यों पहने। अच्छा, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग स्टेट स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ कभी पहने नहीं हमने ना कभी। अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाँ, बस एक दिन के लिए पहन रहे, तो वो थोड़ा लग रहा है कि एक दिन के लिए क्यों दिखाना है, जो पर्सनैलिटी है तो वो तो है ही है। तो इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज से फायदा कम ले पा रहे हो और नुकसान आपके हिसाब से ज्यादा हो सकता है आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो मैं बोलूंगा कि ना पहने तो ठीक है। हाँ, पर अगर आप कोई इसका ये भी है ना, जैसे आप बहुत अच्छे टाई वाई सूट वूट पहन के गए हो और वहाँ पर थोड़ा सा भी आपसे नेगेटिव कुछ हो गया या कहीं आंसर में आप 5 क्वेश्चन में नो बोल दिया, तो थोड़ा लगेगा कि भाई अगले वाली साइकोलॉजी बैठेगी, बच्चा ये दिखाने के लिए बाहर ही दिखाओ तो अच्छा किया, लेकिन अंदर से खाली है वो। नहीं ऐसा तो वैसे नहीं होगा। वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल ही घबरा जाएं और हमारे लगातार ही गलत हो जाए आंसर और फिर उन्हें ऐसा कुछ महसूस हो। बाकी जनरली पर अपने जैसे एक बोर्ड मेंबर हैं रामू राम जी राय का, वो तो बोलते हैं भाई ये तो टाई आई क्यों पहन के आया, तो गांव का आदमी है, गांव का रहने वाला, तेरे कहाँ जरूरत है, टाई क्यों लगा रहे हो। हाँ, तो उस समय पे ये तो बहुत अच्छा मौका है जिस वक्त आप ऐसा आंसर देके ज्यादा मार्क्स ला सकता है कि सर आज जो है ऐसा समय है मेरे जीवन का जो काफी इम्पोर्टेंट डे है। आज से पहले भी इम्पोर्टेंट डे था जब मैं अपनी पहली बार जॉब पे गया था, या इम्पोर्टेंट डे आप बता सकते हैं, और आज भी काफी इम्पोर्टेंट दिन है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मैं अच्छे से फॉर्मल वे में खुद को प्रेजेंट करूँ आप लोगों के सामने। तो इस वजह से मैंने टाई लगाई है। बढ़िया आंसर लगेगा ये। और टाई का थोड़ा है, अगर आप डेली थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं, 1-2 घंटे दिन में शर्ट पहन के टाई के साथ में, अपने को मजा आता है। जब अपन फॉर्मल वे में बैठता है ना, तो अपने को मजा आता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी वजह से हमेशा रिकमेंड करते हैं, और ये जो बिजनेस नेगोशिएशंस होता है ना, कभी भी बिना टाई और सूट के नहीं होते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है। जब तक कि इंसान बहुत ज्यादा फेमस ना हो, वो बिना टाई सूट के बिजनेस नेगोशिएशन करता ही नहीं है। खास करके रियल एस्टेट एजेंट्स। इंडिया की तो खैर थोड़ा सा बात अलग है, पर अगर अपन न्यूयॉर्क वगैरह में देखें, अमेरिका वगैरह में, बड़े करते ही नहीं। वो फॉर्मल क्लोथ्स के अलावा बात ही नहीं करते क्लाइंट से। तो वो एक अपने को भी थोड़ा सा एक एज देता है। थैंक यू सर। पर ये टाई अच्छा टॉपिक है। इस पर एक वीडियो बन सकते हैं यूट्यूब पे अलग से। पूरी टाई पे एक वीडियो बन सकता है। हाँ, टाई पर एक बन सकती है बिल्कुल। और क्वेश्चंस? गुड इवनिंग सर, मैं राकेश। गुड इवनिंग विवेकानंद जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है। हेलो, वीडियो ऑफ करके बोलो विवेकानंद जी, वीडियो ऑफ कर लो। जी सर, मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ। जी हेलो, हाँ सर, मैं जी आपकी आवाज आ रही है। कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था सर, अगर बोर्ड के कई क्वेश्चंस होते हैं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है और उसमें बोर्ड स्ट्रेस देता है, तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? अपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं, तो उस टाइम जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैंने और भी कुछ लोगों को इसका आंसर भी बताया था कि अगर ऐसा होता है, उस टाइम पे स्ट्रेस आता है, क्या करना है। चलिए अपन देखते हैं कि स्ट्रेस कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो कि आपसे फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे, और बुरी से बुरी सिचुएशन मान लेते हैं, आपको एक भी फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं आया, आपसे 6-7 पूछे, एक भी नहीं आया, उसके जस्ट बाद आपसे सिचुएशन वाला पूछ लिया। अब ऐसी सिचुएशन में इसमें हुआ क्या है, एक तो आपको फैक्ट बेस्ड एक भी नहीं आता, पहले से नर्वस हो, और उसमें सिचुएशन वाला और नर्वसनेस के लिए डाल दिया।
अब ऐसे में आप उस सिचुएशन वाले सवाल को उन फैक्ट बेस्ड वालों को हटा सकते हो। अच्छा, ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है, मान लो मैं 100 लोग लेता हूँ, 100 लोगों के साथ में अगर सबका ऐसे ऐसे गलत चला जाता, फिर मैं अचानक से सिचुएशन देता ना, 100 में से 90 लोग नर्वस हो जाते। ऐसे में अगर आप नर्वस नहीं होगे ना, तो आपने जो गलत भी फैक्ट के सवाल दिए ना, उनकी भी वो ओवर शेडो हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस ओवर शेडो कर देगी। तो क्या करो आप थोड़ा सा सोचने का वक्त मांग लेना, 5 से 10 सेकंड। सिचुएशन आपको लगता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ गई है, मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गया, कुछ भी सिचुएशन है, आप 5 से 10 सेकंड का समय मांग लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सोच के दिया हुआ आंसर सिचुएशन में ज्यादा अच्छा लगता है, सिवाय कि इंस्टेंटेनियसली आंसर दो। तो आप सर को कहना कि सर मैं 5 से 10 सेकंड सोचने का समय चाहूंगा। जब आप सोच रहे हो तो उस समय पे आराम से सांस वगैरह ले लो, अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल कर लो, और उसमें 3-4-5 सेकंड में एकदम नॉर्मल हो जाओ। फिर उसके बाद में सोचो सिचुएशन वाला क्वेश्चन आ गया, मुझे इसमें बढ़िया करना है, फिर सिचुएशन के गो थ्रू करना शुरू करो। सिचुएशन को मैं हैंडल करने का तरीका हमेशा सबको एक ही बताता हूँ। सबसे पहला होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि उस सिचुएशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा उस जगह पे। इसको आपको 50 सेकंड से 40-50 सेकंड के बीच में देना है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, शराबबंदी हो सकती है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो चीज वहां पर हो रही है, इसका मेन या तो जड़ क्या है या तो क्यों हो रही है, आपको वो बताना है। फिर आपको बताना है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में कैसे बैलेंस बनाओगे, उसको देखते हुए आपका आंसर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन अच्छा है ना, तो मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो मान लो कि आप आबकारी अधिकारी हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं शराब की दुकानों से। आपकी जगह पर सरकार का निर्देश है कि भाई ज्यादा टैक्स कलेक्ट करो, क्योंकि टैक्स आ नहीं रहा है, सरकार को ज्यादा टैक्स की जरूरत है। और वहां पर चल रहा है धरना महिलाओं का, कि भाई हमने तो शराब की दुकान बंद करानी है और शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। सरकार का प्रेशर है कि टैक्स कलेक्ट करो, महिलाओं का प्रेशर है कि ये बंद करो जो भी चल रहा है, क्योंकि ये सब सही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से बताना है। मतलब आप बता सकते हो कि ऐसे भी कई स्टेट्स हैं जहां पर शराब सर बंद हुआ है, पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इलीगल शराब शुरू हो गई, क्राइम रेट ज्यादा बढ़ गई। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि महिलाओं की तरफ से समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि महिलाओं को उत्पीड़न सहना पड़ रहा है उनके पतियों द्वारा, जिसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं शराब है। तो सर ऐसा भी एक वजह है कि शराब का ठीक से उपयोग लोगों को करना नहीं आता है, या फिर उन्हें पता नहीं कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो उस वजह से होम वायलेंस बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप ये करोगे कि आप महिलाओं को ये बताओगे कि उनकी पावर्स क्या है, वो कैसे अपने हस्बैंड्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर उनके हस्बैंड ऐसा कुछ करते हैं तो। दूसरी चीज, एक लॉ भी होता है, ये लॉ मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर आप में से किसी को पता है तो जरूर बताइए, कि अगर 50% से ज्यादा वोट आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर शराब की, इस एरिया में शराब बंद कराई जाए, तो उस जगह पर शराब की बिक्री बंद होती है। मुझे इस लॉ के बारे में ठीक से पता नहीं है। जी सर, जी सर, आबकारी अधिनियम 1975 है सर। अच्छा, तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा लॉ है, मैं लोगों को ये लॉ समझाऊंगा कि वो इस लॉ के थ्रू अगर प्रोसीड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, समाज में शांति बनी रहेगी। तीसरा हो गया कि आप लेडी पुलिस ऑफिसर्स को या ऐसी लेडीज को वहां पर लगा सकते हो जो कि महिलाओं से वार्तालाप करें और ऐसा सब करें। फिर आप अपनी हॉबी से जोड़ के इसको बता सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा लंबा भी ले जाओ, क्योंकि फैक्ट में तो आपने नो नो अगर बोला है, तो अगर आपका ये आंसर 3-4 मिनट का भी हो जाता है, बोर्ड थोड़ा लंबा खींच लेता है, तो जाने दो। तो आप अपनी हॉबी से रिलेटेड बता सकते हो कि आप अवेयरनेस फैलाओगे कैसे। अगर आपका सिंगिंग आपकी हॉबी है तो आप कैसे उसे करोगे। अगर आप कैसे छोटी बच्चियों के प्ले करने को बोलोगे, कि आप छोटी बच्चियां नाटक कर करके बता सकती है सब लोगों को कि कैसे शराबबंदी करनी चाहिए वगैरह, क्योंकि इन तरह की चीजों का समाज में इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे एक बढ़िया आंसर बनेगा। आप ये सब चीजें कर सकते हो। जी सर, थैंक यू, आभार सर। बिल्कुल। और भी कुछ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो पूछ लेना वापस। नमस्ते जी। सर, मेरे क्वेश्चन है सर एक। सर एक तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं सर, तो उसको जितना शॉर्ट में अगर उसको आंसर देना अच्छा रहेगा, या थोड़ा सा उसे लंबा एलाबोरेट करके, क्योंकि ऐसा डर लगता है कि ज्यादा एक्सप्रेस करने से कहीं वो बोरिंग नहीं हो जाए। और एक क्वेश्चन है और है सर, जैसे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो मुझे ये दिक्कत लगती है कि मैं इंटरव्यू में फास्ट मुझे लगता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो आंसर के अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है
जो आपको लगता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी और ये रेलेवेंट है, आंसर से रिलेटेड है, तो आप पहले तो उतनी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अब डिपेंड करता है आंसर, अगर आंसर की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही बड़ी है, जैसे कि आंसर अगर बहुत सिंपल है कि मैंने आपसे पूछ लिया था व्लादिमीर पुतिन आजकल क्यों है चर्चा में, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी कि पुतिन ने अभी एक लॉ पास किया है जिस वजह से वो खुद को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे रशिया के 2036 तक, तो ये रेलेवेंट थी। और इसके अंदर आपने जो पॉइंट और भी कहा था कि क्या एक्टिविटीज हो रही है, ये रेलेवेंट है, बस इतना बोल के आपको, फिर अगर इस पर आपसे काउंटर क्वेश्चन होता है तो जवाब देना। अच्छा, तेज बोलने की आदत है, तो तेज अगर आप जैसे नॉर्मली तेज ही बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर तेज बोलने के अंदर ये ध्यान रखिए कि साफ होना चाहिए वो तेज बोलना भी, मतलब उनको आपकी बात साफ समझ में आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप साफ बोलेंगे ना तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बैठेगा। तो तेज भी आप बोलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेज और हड़बड़ाहट में फर्क होना चाहिए कि आप हड़बड़ा नहीं रहे, आप क्लियर बोल रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तेज बोलने में। आप नेचुरल जैसा बोलते हैं वैसा बोलिए, तो आपकी आवाज भी अच्छी लगेगी, डेप्थ डीप लगेगी। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। और भी आप में से कुछ लोगों के सवाल हो तो हम लेते हैं। नहीं तो नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। नमस्ते नमस्ते। सर कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल बेसिक चीज होती है, बहुत नॉर्मल सा कोई नाम होता है, हमें आ भी रहा होता है, पर जिस टाइम वो पूछते हैं उस टाइम मुंह से निकल नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे सेकंड का ही समय होता है सोचने का और बोलने का, और बिल्कुल सर बेसिक होता है, तो उसके बाद में वो नहीं बोल पाता और अगला क्वेश्चन आ जाता है। सर मन में एक गिल्ट भी रहता है और उनको भी लगता है कि अच्छा इतनी बेसिक चीज इसको नहीं बोलनी आई, तो सर उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? सर उदाहरण के तौर पे मैंने आज का मॉक था मेरा, तो सर हसल गांव में एक कोई आदमी थे हमारे राजस्थान के जो गांधी जिनको कहते हैं, उनका नाम सर मुझे नहीं आया, बिल्कुल बेसिक नाम था, और फिर वो अगले क्वेश्चन पे मूव कर गए, तो अंदर एक गिल्ट रह गया कि अच्छा ये तो बहुत इजी था, आना चाहिए था। उस चीज से सर बाहर कैसे निकले? नहीं, उन्होंने बाद में पॉइंट आउट करी क्या कि आपको ऐसे नहीं आया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो खुद को ही था सर। ऐसे में आप, और सर ये कई बार नॉर्मल जी सर मेरे साथ नॉर्मल यही रहता है कि कई बार बिल्कुल बेसिक नाम जो होता है बिल्कुल मुझे बिल्कुल आ भी रहे होते हैं, बट उस टाइम उस सिचुएशन में नहीं निकल पाते, उसको सर कैसे हैंडल करें? तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि आपको जवाब नहीं आया, तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आपको कितने जवाब आ गए। कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी से समझा रहा हूँ ऐसे ही ताकि आप सब लोग थोड़ा समझे, इस वजह से मैं चाहता हूँ। लॉस एवर्जन करके एक चीज होती है, इंसान को जितना नई चीज पाने की खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा जो उसके पास है उसे खोने का गम ज्यादा बड़ा होता है। तो जो बेसिक आपने क्वेश्चन बताया कि ये बेसिक क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा, जैसा आप नर्वस रहते हैं, नर्वस आप क्यों होता है? क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज खो दी जो तो आपको खोनी ही नहीं चाहिए थी, तो वो हमारे अंदर एक गिल्ट क्रिएट करती है वो चीज। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उस गिल्ट से बचने के लिए आप एक तो क्लियर सॉरी बोलें, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपको याद था और फिर याद नहीं आ रहा है, ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कहें कि सॉरी सर मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है, और उसके साथ में आपको गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको वो जो लॉस एवर्जन की थ्योरी है ना, ये इंसानों की मेन टेंडेंसी होती है, तो आपको उससे हट करके सोचने की जरूरत है। तो आप क्लियरली बोलें कि सॉरी सर मुझे आंसर नहीं आ रहा, और इसमें बस आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में सॉरी बोल सकते हैं, और उस वक्त में आप ये सोच सकते हैं कि आपने कितने जवाब दे दिए। और मान लीजिए ऐसा भी हो गया कि आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मान लेते हैं खराब से खराब सिचुएशन एक भी नहीं दी, तो इंट्रोडक्शन, आप क्यों आरएस बनना चाहते हैं, सिचुएशन, जनरल आपकी सिटी से सवाल, आपसे रिलेटेड सवाल, ये तो आपने दिए ही हैं, ये तो आपने अच्छे से दिए ही हैं। तो आपने अगर ये भी अच्छे से दिए और कॉन्फिडेंस के साथ में दिया ना, तो भी आपके एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे। एवरेज मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, वो मार्क खराब
तभी होते हैं, वो मार्क्स कम तभी होते हैं जब आप इन ऑब्वियस आंसर में भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जो तो आपसे रिलेटेड होते हैं वो वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको वो फिर गिल्ट महसूस नहीं करना है, वो सॉरी के साथ में गिल्ट जुड़ा होता है ना, उससे महसूस नहीं करना है। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी जो हॉबी है डायरी लिखना है, और मैं डायरी लिखती भी हूँ सर। सर वो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आपके डायरी के 3 मोमेंट ऐसे बताओ जो बहुत स्पेशल थे, या 2 मोमेंट बताओ। तो सर ऐसे में कौन से मोमेंट बताने चाहिए? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं तो खुद डायरी नहीं लिखता और काफी लोग लिखते भी नहीं है डायरी। मोमेंट कौन से बताने चाहिए? मोमेंट, आप एक मोमेंट ये बताओ कि आपने कोई गलती करी और उस गलती को करने के बाद में आपको एट द मोमेंट ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपने गलती करी है, और कुछ समय बाद में जब, अब डायरी का मेन मकसद क्या होता है कि हम हमारे खुद के साथ में जो हो रहा है उसके सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें, ये तो मेन मकसद होता है डायरी का। तो आप ये बताओ कि जब मैंने डायरी के अंदर वो लिखी थी घटना कि मैंने ऐसा ऐसा किया, उस वक्त पे मैंने अपनी गलती नहीं मानी, पर जब मैंने डायरी में लिखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती की, फिर मैंने सामने वाले से सॉरी मांगा। हो सकता है आपके साथ में से सच में हुआ, हो सकता है अगर नहीं भी हुआ तो मन से बना लो। हुआ है क्या ऐसा? ओके सर। सर कई बार होता है, लिखने से तो होता ही ऑफ कोर्स, पर ऐसा कोई बड़ा मोमेंट नहीं जो मैं सॉरी बोलूं जाके किसी तो बना सकते हो आप, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पे रिफ्लेक्ट करते हो। दूसरा मोमेंट ये आपको सोचना पड़ेगा, दूसरा क्या हो सकता है, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, या अभी देखते हैं, मेरे दिमाग में आता है तो बताते हैं। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, मैं हेल्प करूं क्या दूसरा? हाँ करिए ना, बिल्कुल। मतलब आपकी कोई अचीवमेंट हो जो आपने इम्प्रूव किया और दोबारा वो आपने उससे गेन किया हो, जैसे आपने दिल में किसी की हेल्प की और वो आपने डायरी में नोट किया, और जब आप वापस उसको पढ़ा तो आप मोटिवेट हुए हैं उसको देख के। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं और वो उसको मेंशन करते हैं, वो जैसे एक तो कमी को मेंशन किया, एक अच्छाई को मेंशन किया, और एक तीसरी चीज जो जनरली नोट की जाती है कि मैंने ये चीज बेटर की, डायरी लिखने से ये चीज मुझ में इम्प्रूव आया, बेटरनेस आई। ऐसे में आप घटना, सिचुएशन बताएं, सिचुएशन का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जनरल आंसर से सिचुएशन सीधा हमारे ब्रेन के सबसे इंटरनल प्रिमिटिव पार्ट को हिट करती है और दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है ना, उसका इंटरव्यू लेने वाले को याद रहता है 1-2 साल बाद। ज्यादा टाइम एक मेंस रिजल्ट की जो खुशी लिख देना, और क्या उस दिन जो खुशी हुई थी उसको लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं। एक सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि सॉरी भी अलग अलग तरह से बोलो, कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जाके पढ़ूंगा, या सीधा सिंपल सॉरी सर, मतलब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लो कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि सॉरी सर मैं जाके पढ़ूंगा, क्योंकि आपको वो चीज पता होनी चाहिए थी, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि करंट अफेयर्स में, तो आपको ये कहना है कि सॉरी सर मैं पढ़ूंगा। अच्छा, कोई पुराना फैक्ट आ गया कि ये साल में क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, तो उसमें आप सिर्फ सॉरी सर कह सकते हैं, तो वो सही रहेगा ज्यादा। या बहुत पुराना हो तो इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी सर मैं, हाँ बिल्कुल, ये सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा था तो पुराना फैक्ट है, पढ़ा ही नहीं है तो सॉरी सर। लेटेस्ट फैक्ट है तो सॉरी सर मैं जाके पढ़ा नहीं है, मैं जाके पढ़ूंगा। या जैसे सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो मेरा क्या खेलने पे ज्यादा फोकस रहा है। मैंने ऐसे ना तो कोई बहुत ज्यादा ऐसे बुक्स पढ़ी, या ऐसे मुझे ज्यादा फैक्ट्स नहीं आते। जैसे सिंपल अगर वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने अभी कुछ इंटरव्यूज हुए हैं तो मैंने देखा वो फैक्ट्स पे बहुत कुछ ज्यादा जाते हैं। तो फैक्ट्स पे तो मुझे ऐसे लगता है मैं मोस्ट ऑफ पे अगर ज्यादा जाएंगे तो मैं सॉरी बोलने वाला हूँ। तो इस पे आपका कोई सजेशन हो तो? बिल्कुल, डाइवर्ट कर दो इंटरव्यू को, ऐसे डाइवर्ट करो, शुरुआत में एक ऐसा माहौल बनाओ कि फैक्ट की जगह पे सवाल उठे कि आप क्रिकेट का आरएस में किधर इस्तेमाल करेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्पोर्ट्स का कहाँ यूज हो सकता है। हाँ देखो, फैक्ट पर
जनरल फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए, उसमें तो ऐसा नहीं जनरल तो जैसे भारत कब वर्ल्ड कप जीता है या इस तरह से, वो तो आपको पता होने चाहिए, पर स्पेसिफिक फैक्ट्स आपको नहीं आ रहे ना। आप क्वेश्चन को ऐसे डाइवर्ट करने की कोशिश करो कि सवाल हो कि आप क्रिकेट का आरएस में किधर यूज करोगे, या आप खुद ही बता दो कि आप आरएस में किधर यूज करोगे। सवाल सिचुएशन के अंदर आप ऐड कर सकते। लीडरशिप भी वो भी क्रिकेट में मैं जैसे मैंने कैप्टनशिप की तो मेरी लीडरशिप अच्छी हुई इस तरह से जो। हाँ कि आपको एक तो फायदा है। अच्छा जी, आपके आरएस में क्या फायदा होगा कि भाई जो स्पोर्ट्स होता है वो लोगों को एक दूसरे के पास होता है। तो अगर आप क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में, तो वो एक टीम गेम बनेगा, टीम बॉन्डिंग अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। स्पोर्ट्स के अंदर ही तो कम्युनिकेशन निकल के आता है बाहर। कम शब्दों में ज्यादा बोलना, ज्यादा चीजें, ये आप ऐड कर सकते। कोऑर्डिनेशन और वो चीजें जो मैंने क्रिकेट से सीखी। हाँ क्रिकेट सर मतलब मैं आज अगर इस जगह पहुंचा हूँ तो इसमें क्रिकेट का बहुत रोल है। जैसे मेरे अच्छे दोस्त बने और उन्होंने फिर मुझे एग्जाम में भी हेल्प किया। मेरी लोगों के साथ इतनी इनफॉर्मल बॉन्डिंग हुई कि टीचर्स ने मेरी मदद की। तो क्रिकेट मेरे लिए एक सोल फैक्टर है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। आप क्रिकेट को आरएस से जोड़ के बताओ, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, उनके दिमाग में एक छवि भी छोड़ रहे हो अपनी कि इसने तो क्रिकेट को आरएस में यूज कर लिया, मतलब कि खुद को आरएस की तरह भी देखता है और इसके पास एक ठोस वजह है कि क्यों देखता है, हवा में नहीं देखता। ये इसको मैं अप्लाई भी करता हूँ सर। जैसे आपने ये बहुत अच्छा बताया। मैं अभी वर्तमान में जॉब में हूँ, अभी मैं राजस्थान तहसीलदार सेवा में हूँ। तो मेरे क्रिकेट से मैंने सीखा कि मैं इनफॉर्मल बॉन्डिंग बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो फील्ड में गया ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना टाइम था, लोगों का बहुत ऐसे परेशानियां थी, लेकिन मेरी जो इनफॉर्मल बॉन्डिंग से मैंने बहुत इजीली ओवरकम किया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। आप इनको ऐड करोगे ना तो फैक्ट आपने 2-4 नहीं भी बताया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल एक एक्सक्यूज मी सर, अगर कहें तो मैं आपसे कुछ पर्सनली पूछूं, आपकी ने ये साइकोलॉजी की कहाँ की है? क्योंकि आपका बहुत अच्छा लग रहा है जो ऑब्जर्वेशन है ना। जैसे मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा वो साइकोलॉजी, मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन बहुत कम समय में मैंने देखा कि आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी मतलब पकड़ है। अगर आप लोग बॉडी लैंग्वेज पर बुक पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वैसे मैं काफी सारे मटेरियल तो क्या बताऊं, मैं एक बुक जरूर बता देता हूँ, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जो नावारो। व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जो नावारो। AOENAVARRO, जो नावारो। आप RTS में है, आपको काम आएगी लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में ये बुक। और मैं भी इससे काफी बॉडी लैंग्वेज। विवेक जी आपको नंबर दे देंगे इनके सर के, और आप एक अपना वीडियो भेजना सर, आपका अच्छा एनालिसिस करके बताएंगे आपका। ठीक है, थैंक यू महावीर जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और भी आपको अच्छा कुछ भी रिलेटेड हो तो आप मेरे को पूछना, मैं तो उल्टा खुश होता हूँ सबको मटेरियल देने बहुत। कहाँ से नहीं बहुत सर, आप सेशन और बढ़ाएंगे या करें हम इसको कवर अप, अपना माइंड अप करें? सर के साथ है ना महावीर जी, बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि ये पूरी रात ही चलता रहे। जिसके जो क्वेश्चन है अभी क्या अपन ले लेते हैं, अपने पास में टाइम है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कोई ऐसे जाना नहीं चाहिए बिना कोई। नहीं बिल्कुल, अभी अपने साथ 13 लोग जुड़े हुए हैं, आप तो जल्दी सवाल ले लो ताकि टाइम भी ज्यादा नहीं लगे, और अगर लेना है तो जल्दी से। बिल्कुल, आप लोग जल्दी और क्वेश्चन पूछ लीजिए। लास्ट 2 क्वेश्चन है बस, लास्ट 2 क्वेश्चन अभी और लेंगे बस। सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, सबके लिए है हालांकि, कि अभी 2-4 दिन पहले एक स्टूडेंट था आरएस में, लड़की थी, आरपीएससी में गई, उसके साथ में जो चेयरमैन थे उन्होंने बड़ा ही मतलब लेडी थे, संगीता आर्य मैम थे, तो उन्होंने बड़ा ही रूडली एटीट्यूड उनके साथ बिहेव, उनका बड़ा ही काफी रूडली था। बाकी सब अच्छे से बिहेव कर रहे थे, बट वो मैडम पूरे इंटरव्यू में उनके साथ रूड बिहेव करती रही। तो ऐसे अगर हमारे साथ में भी सिचुएशन आती है तो सर उसको कैसे मैनेज करें? रूड मतलब कैसे, जानबूझ के पोकिंग या कैसे? जैसे वो जो लड़की अंदर एंटर हुई तो आई डोंट नो उन्होंने कैसे कपड़े पहन रहे, साड़ी पहनी होगी, अच्छा बोला कि तुम ये सब लड़कियों ने क्या लगा रखा है, एक जैसे कपड़े पहन के आ रही हो, क्या कोचिंग वालों ने सिखाया, क्या कोचिंग की है क्या? और फिर वो क्वेश्चन भी पूछ रहे तो ऐसे बिल्कुल रूड टोन में पूछ रहे थे, और
उसके बाद में वो ऐसे बोला, अच्छा तुम तो काफी देर से बैठी हो, थक गई होगी, इस टाइप से मतलब वो तो ठीक है उनको, पर अगर ऐसे हम तो काफी सोच के जाते हैं कि हमारे साथ काफी अच्छे से बिहेव होगा, पर वो बिल्कुल ऑपोजिट है। लेडी चेयरमैन। तो सर अगर ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ में भी आए तो बाकी 3 मेंबर काफी अच्छे से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, पर वो मैम बीच में 1-2 जनों बाकी मेंबर को भी टोका कि नहीं आप इसको ये मत पूछो, आप ये दूसरा पूछो, ये क्या पूछ रहे हो। तो इस टाइप से था। तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे साथ आ जाए तो क्या करें सर? ये तो काफी थोड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन लग रही है, मैंने तो पहली बार सुना है कि ऐसा होता है। तो मैंने भी सर पहली बार ही। हाँ, तो अगर ऐसा होता है इन केस ऐसा होता है तो और ज्यादा कामली आंसर दो। आपकी कामनेस, आप जितना ज्यादा इसको और ज्यादा कामली आंसर दोगे ना, तो वो और ज्यादा उनको प्रवोक करेगी। देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब फिक्स है कि वो आपके मार्क्स या तो जानबूझ के काटना चाहते हैं या फिर आपका टेस्ट ले रहे हैं कि भाई ये पूरी तरह से स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं। दो उनकी मोटिव है मेन। अगर वो आपके जानबूझ के मार्क्स काटना चाहते हैं तो फिर वो तो काटेंगे, अब उसमें आप इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, अगर इसमें अगर अपन ये क्यों पर्सनल नहीं लेना चाहिए, उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे वो व्यक्तिगत कोई है, हो सकता है अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हो कि भाई कितना ये प्रेशर झेल सकती है, गर्ल्स का चेक करते भी है। हाँ, तो आपका ले रहा है ना, तो आप उल्टा और शांत हो जाओ। जितना शांत आपका बिहेवियर, आप और शांति से जवाब दो, तो और उनको उल्टा ये लगेगा कि अरे ये मतलब इतना ज्यादा शांत कैसे हो गए, मैं तो इनको प्रवोक करने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें इतनी शांति। तो ये मतलब बहुत बढ़िया एक पॉइंट निकल के आएगा, आपके पर्सनालिटी में से भी निकल के आएगा कि मैंने इनको इतना स्ट्रेस में डाल दिया और उस स्ट्रेस में इतने शांत है, तो कल को जब रियल उसमें जाएंगे और ऐसा कुछ भयंकर स्ट्रेस आ जाता है तो फिर उसमें इतना बढ़िया शांति से निर्णय वगैरह लेंगे, अच्छा लगेगा ये। तो ऐसे में बिल्कुल आप और शांत हो जाए ना, ज्यादा आप उसमें बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट वगैरह से या फेशियल एक्सप्रेशन भी ज्यादा बिगाड़े नहीं, नॉर्मल काम एकदम। काफी अच्छी सिचुएशन बनेगी अगर ऐसा होता है तो। मैं जरूर ऐसे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देखना चाहूंगा कभी। आरपीसी रिकॉर्ड करेगी नहीं? हाँ, नहीं अगर मॉक में कोई ऐसा लेता ना तो मजा आ जाएगा देख के कैसा चलता है ऐसा इंटरव्यू। बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन अब आ चुका है, हम फाइनल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो अगर आप में से किसी का कोई फाइनल क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करेंगे, और अगर है तो पूछ लीजिए। अगर कोई नहीं पूछ रहा हो सर मैं पूछ लूं? हाँ पूछो। हाँ आप पूछ लो। इसमें सर एक ये है, जैसे बहुत स्ट्रेस इंटरव्यू चल रहा है और जैसे फैक्ट्स हैं और वो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी अगर अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखें और घबराएं नहीं, और कुछ ऐसे 1-2 ऐसे बीच में अपने आते हुए और वो भी अपने नहीं दे पाए तो कैसा रहता है? मतलब जैसे हॉबी पे बता दिया, डिस्ट्रिक्ट पे बता दिया, करंट जॉब पे बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सामान्य थे, उम्मीद की जाती है कि वो बताने चाहिए, लेकिन फिर भी अपने सॉरी सर मतलब अपने को लगा कि अपने इसमें उलझ सकते हैं, इसलिए जानबूझ के भी उसमें है ना अपने बच निकलने के लिए सॉरी बोले और ऐसे कॉन्फिडेंस रखें, तो ये ट्रिक कैसी रहेगी? ये अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ हाँ सच में ज्यादा अच्छी रहेगी उल्टा, कि आपने कॉन्फिडेंटली सिचुएशन को टैकल किया, सिवाय उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होके या दुबक के बैठने की। उलझने के, वो क्योंकि अपने को लगा भी अपना ये स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है तो इससे बच के निकल जाओ। हाँ हाँ, अगर आपको लग रहा है फंसाने का रह रहा है उनका, थोड़ा सा ऐसा हो भी सकता है, क्रॉस क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से। कि सर मेरा नॉलेज इसमें अभी इतना ही है सर, मैं माफी चाहूंगा, मुझे ज्यादा इस बारे में पता नहीं सर। हाँ हाँ कॉन्फिडेंटली सॉरी बोल, आप तो लग भी कॉन्फिडेंट रहे पूरी तरह से। नहीं ये 2-3 बातें मैंने अभी आपसे सीखी ना, तो मेरा सिर्फ आपकी बातचीत के दौरान ही मेरा कॉन्फिडेंट इंक्रीज हुआ। जैसे आपने वो स्माइल वाला बताया और ये क्रिकेट को एकदम मैं प्रशासन से रिलेट कर दूं, तो है छोटी छोटी बातें, लेकिन मुझे तो ऐसे गेम चेंजर सी लगी ये बातें। अरे आप इनसे बात करना तब आपको मजा आएगा। और ये सर रहते कहाँ है? मेरी तो अभी इनसे बात करके इच्छा हो रही है मैं इनसे मिलूं। अरे ये सर आप रहते कहाँ हैं आप?
आप नंबर लेना ना महावीर जी से मेरे। हाँ चलो मैं नंबर ले लूंगा सर। आपका कब है फाइनल इंटरव्यू? मेरा 6 मई को है सर। अभी तो टाइम है। अभी तो टाइम है। विवेक जी आपका मेरा साथ में ही है, मेरा भी 6 मई को है, अपन साथ में चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है महावीर जी। बिल्कुल आपको पूरा तैयार करेंगे, कोई ऐसी वो वाली बात। जरूर श्योर सर। बिल्कुल 80 चलो प्लस। सर फाइनल आपका टच दे दो अब, जो भी है ना। बिल्कुल, अभी आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। आदित्य अग्रवाल करके यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर अपलोड होगा। आप आदित्य अग्रवाल RS इंटरव्यू ऐसा सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप उसमें दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर करूंगा, पर्सनल भी पूछ सकते हैं। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक जिसका भी फाइनल इंटरव्यू होता है, जब तक होता है, मैं सबको अच्छे से जवाब दूं और सबका इंटरव्यू अच्छा जाए। बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी। सर का एक वीडियो और भी है, इससे पहले इन्होंने सर ने एक क्लास और ली थी, वो बहुत अच्छी थी, उसको भी आप देखना। बॉडी लैंग्वेज पे ठीक है महावीर सर? हाँ बॉडी लैंग्वेज वाली वो। हाँ वो मैं देखा मैंने सर का वो यूट्यूब पे। अच्छा बिल्कुल और कुछ भी हो शेयर करिएगा मुझसे।